अंदर आ जाइए, हमें आपका ही इंतजार था। हमें पता है कि आप ये वीडियो हमारी वेबसाइट या यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि इस तरह के दस्तावेज का अपोस्टिल जल्द से जल्द और आसानी से कैसे कराया जाए। तो तैयार हो जाइए और चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप जानना चाहते होंगे कि टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा नॉन रिकॉर्डेबल माने जाने वाले कॉलेज डिप्लोमा का अपोस्टिल जल्दी कहां और कैसे कराएं। वर्तमान टर्न अराउंड और प्रोसेसिंग समय क्या है। टेक्सास अपोस्टिल ऑर्डर के लिए आपको इन चरणों का पालन करना होगा। सबसे पहले कॉलेज डिप्लोमा जैसे नॉन रिकॉर्डेबल दस्तावेज जिन्हें आप हमें ईमेल या फैक्स के जरिए नहीं भेज सकते हैं अपोस्टिल के लिए, लेकिन इसका एक अपवाद है जिसके बारे में हम 1 मिनट में बात करेंगे। हमारे ऑस्टिन टेक्सास कार्यालय में मूल वेट इंक हस्ताक्षरित कॉलेज डिप्लोमा मेल करें या स्वयं जमा करें। सभी नॉन रिकॉर्डेबल दस्तावेज टेक्सास नोटरी पब्लिक द्वारा ठीक से वेट इंक नोटरीकृत हों। अन्य राज्य या देश की नोटरी मान्य नहीं है, केवल टेक्सास नोटरी का उपयोग करें। आपके पास स्कूल दस्तावेज हस्ताक्षरित और नोटरीकृत कराने के लिए दो विकल्प हैं। एक स्कूल अधिकारी और नोटरी द्वारा और दूसरा आपके और नोटरी द्वारा किया जा सकता है ताकि आप स्कूल को पूरी तरह से छोड़ सकें। तो जब कोई विदेशी संस्था या कोई विदेशी देश या किसी विदेशी देश में कोई विदेशी संस्था आपसे आपके कॉलेज डिप्लोमा को अपोस्टिल करने का अनुरोध कर रही हो, तो यदि आप किसी दूसरे देश में स्कूल जाने वाले हैं या आप नौकरी पा रहे हैं और वे आपके कॉलेज डिप्लोमा, आपकी साख, आपने कहाँ पढ़ाई की, इसकी पुष्टि करना चाहते हैं, जो कि कॉलेज डिप्लोमा की आवश्यकता के मुख्य 2 कारण हैं। ये कभी किसी दूसरे देश में शादी करने के लिए नहीं होता, बल्कि आम तौर पर वे 2 कारण होते हैं। उस संस्था के आधार पर टेक्सास राज्य में कॉलेज डिप्लोमा पर अपोस्टिल प्राप्त करने के 2 तरीके हैं। तो एक आसान तरीका है और फिर एक कठिन तरीका है। एक तेज तरीका है, एक धीमा तरीका है। मैं कठिन तरीका बताने जा रहा हूँ, तो आपके पास शायद विकल्प ना हो। ये उस देश की संस्था पर निर्भर करता है जिससे आप गुज़र रहे हैं। तो वे अनुरोध कर सकते हैं कि आपको इस कठिन तरीके से जाना होगा। यदि वे विशेष रूप से ऐसा नहीं कहते हैं, तो आप आसान तरीका अपना सकते हैं, जिसकी हम अत्यधिक अनुशंसा करते हैं क्योंकि उसमें 80% कम गलतियाँ होती हैं। क्योंकि कॉलेज डिप्लोमा या कोई भी स्कूल दस्तावेज, हाई स्कूल, कॉलेज दस्तावेज जो ऐसा करते हैं, डिप्लोमा, ट्रांसक्रिप्ट, रिकॉर्ड, उस तरह की चीज़ें, ये दूसरा सबसे अधिक हमारे ग्राहकों द्वारा, टेक्सास राज्य द्वारा अस्वीकृत दस्तावेज है, क्योंकि नोटरी गड़बड़ कर देता है और स्कूल हर समय गड़बड़ करता है, ठीक वैसे ही जैसे अनुवादक और नोटरी गड़बड़ करते हैं। तो सिर्फ एक नहीं, 2 लोग हैं जो गड़बड़ कर सकते हैं। ऐसा हर समय होता है क्योंकि वे हमारे निर्देशों का पालन नहीं करते हैं। आपने उन्हें यह पेज कभी नहीं दिया, आपने उन्हें ये वीडियो कभी नहीं दिया, आपने उन्हें पालन करने के लिए निर्देश नहीं दिए और वे सब गलत कर देते हैं। और फिर आपको समय की कमी के कारण इसका भुगतान करना होगा। इसे दोबारा करने के लिए आपको हमें दूसरी बार भुगतान करना होगा। तो आपके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप यह जानकारी स्कूल और या नोटरी तक पहुँचाएँ, या यदि आप इसे स्वयं करने जा रहे हैं, दूसरा विकल्प, तो आप इन सटीक निर्देशों का पालन करें। तो अब आपके ओरिजिनल कॉलेज डिप्लोमा पर केवल मूल दस्तावेज़ों के आधार पर ही स्कूल के किसी अधिकृत अधिकारी को यह औपचारिक बयान देना होगा या फिर इसी तरह की कोई बात विस्तार से कहनी होगी। उन्हें यह कहना होगा, मैं प्रमाणित करता हूँ कि अपना नाम लिखें का यह कॉलेज डिप्लोमा, कॉलेज के छात्र का नाम लिखें, यानी आपका नाम। एक सच्चा, सटीक, पूर्ण और अपरिवर्तित मूल दस्तावेज़ है। और फिर उन्हें अपने हस्ताक्षर करने होंगे और अपना पद बताना होगा। टेक्सास के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पद का नाम देखना चाहते हैं। उन्हें यह जानने की ज़रूरत है कि स्कूल में यह किसने किया। ये कुछ ऐसा होगा जैसे उनका पद रजिस्ट्रार, ऑफिस रजिस्ट्रार, स्कूल रजिस्ट्रार या स्कूल एडमिन, एडमिन अधिकारी या ऐसा ही कुछ होगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पद क्या है। उन्हें बस अपने हस्ताक्षर के बाद अपना पद लिखना होगा, तो बस उनसे यहाँ उनके हस्ताक्षर करवा लें। और फिर जो भी हो, जैसे एडमिन अधिकारी, स्कूल रजिस्ट्रार जो भी हो, वह लिख दें। सुनिश्चित करें कि वे अपना पद ज़रूर लिखें। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वे ये गलती करते हैं, तो आपका दस्तावेज़ खारिज कर दिया जाएगा। वे अक्सर ऐसा करते हैं। ठीक यहाँ जहाँ लिखा है, जब वे कॉलेज के छात्र का नाम लिखने को कहें, तो उन्हें आपका नाम बिल्कुल वैसे ही लिखना होगा, जैसा आपके डिप्लोमा पर है। तो अगर आपके डिप्लोमा पर आपका नाम जॉन डी डो लिखा है, तो उन्हें आपका नाम जॉन डी डो को अपने बयान में लिखना होगा। अगर आपके डिप्लोमा पर आपका नाम जॉन डगलस डो लिखा है, तो उन्हें आपका नाम जॉन डगलस डो ही लिखना होगा। तो आपके डिप्लोमा पर आपका नाम जैसे भी छपा है, स्कूल अधिकारी को आपका नाम ठीक वैसे ही यहाँ लिखना होगा। बहुत ज़रूरी है। ठीक है। दूसरी बात, ये नोटरी वाला हिस्सा है, तो नोटरी को भरना होगा, वे यहाँ यही करते हैं। ठीक है, ये तो साफ है। टेक्सास नोटरी को यहाँ अपने हस्ताक्षर करने होंगे। उन्हें उस काउंटी का नाम लिखना होगा जहाँ वे नोटरी कर रहे हैं। तो अगर आप ऑस्टिन की ट्रेविस काउंटी या ह्यूस्टन की हैरिस काउंटी या डलास काउंटी या फोर्ट वर्थ के पास टैरेंट
इलाके में, या सैन एंटोनियो की बेक्सर काउंटी, या एल पासो की एल पासो काउंटी में स्कूल गए थे। उन्हें उस काउंटी का नाम डालना होगा जहाँ वे ये कर रहे हैं, और फिर उन्हें लिखना होगा, बहुत ज़रूरी है, उन्हें इस बायलाइन में स्कूल अधिकारी का नाम लिखना होगा, यहाँ बायलाइन में। यहीं पे गड़बड़ होती है। हमने देखा है कि उन्होंने इसे 3 या 4 अलग-अलग तरीकों से गलत किया है। ये वाक़ई में हैरानी की बात है कि वे इसमें ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं। ये देखकर हमारा दिमाग बिल्कुल चकरा जाता है कि कुछ नोटरी कितने खराब हो सकते हैं। यहाँ निर्देश में साफ तौर पर लिखा है कि यहाँ स्कूल अधिकारी का नाम लिखें। हमने देखा है कि कई नोटरी इस लाइन में गलती से अपना खुद का नाम लिख देते हैं। अक्सर नोटरी गलती से वहां खुद के हस्ताक्षर कर देते हैं, या आपके बजाय डिप्लोमा धारक का नाम लिख देते हैं, जबकि नोटरी का मुख्य काम हस्ताक्षर की पुष्टि करना है। उन्हें स्कूल अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को हस्ताक्षर करते हुए देखना होता है। नोटरी जुरेट या पावती का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि नोटरी खुद एक गवाह के रूप में मौजूद रहे और बताए कि उन्होंने किसे हस्ताक्षर करते देखा। इस विशेष मामले में ये एक कॉलेज डिप्लोमा है। उन्हें स्कूल अधिकारी का नाम लिखना होगा, क्योंकि उन्होंने उन्हीं को देखा था। आप इस पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं। डिप्लोमा पर जो व्यक्ति है, यानी आप, वो इस पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा है, उन्होंने इसे बिगाड़ दिया। या वे स्कूल अधिकारी से वहां हस्ताक्षर करवाएंगे, जबकि उन्हें सिर्फ स्कूल अधिकारी का नाम लिखना है, हस्ताक्षर नहीं करवाना। या फिर वे कर्सिव राइटिंग में स्कूल अधिकारी का नाम लिख देंगे। तो या फिर वे, जैसा मैंने कहा, वे आपका नाम प्रिंट कर देंगे। तो वे अपना नाम प्रिंट कर देंगे। वे स्कूल अधिकारी से उनके हस्ताक्षर करवा लेंगे। वे नोटरी का नाम प्रिंट कर देंगे। वे वहाँ हस्ताक्षर कर देंगे। सब गलत है, और अगर इनमें से कोई भी गलती हुई तो आपका दस्तावेज़ खारिज हो जाएगा। तो बस ये सुनिश्चित करें कि यदि आप स्कूल जा रहे हैं, तो इसे इसी तरह किया जाना चाहिए, ठीक है? दूसरा तरीका जो तेज़ और आसान है, और इसमें 80% कम रिजेक्शन होते हैं, क्योंकि आप हमारे निर्देशों का पालन कर सकते हैं, क्योंकि आप इसे देख रहे हैं और आप नोटरी के सामने हैं। तो स्थिति पर आपका अधिक नियंत्रण है और कुछ गड़बड़ नहीं होगी। तो आप अपने कॉलेज डिप्लोमा की एक फ़ोटोकॉपी करवा लें। आप हमें अपना मूल डिप्लोमा डाक से नहीं भेज सकते, और न ही यहाँ आकर दे सकते हैं। आपको अपने कॉलेज डिप्लोमा की फ़ोटोकॉपी ही करवानी होगी, और फिर आप इस प्रमाणित प्रति शपथ पत्र को, इस टेक्स्ट को पेपर क्लिप से जोड़ देंगे, और आप टेक्सास नोटरी के सामने इस पर हस्ताक्षर करेंगे, ठीक है? और आप बस इस पीडीएफ पे क्लिक कर सकते हैं, और हाइलाइट की गई सभी चीज़ें डाउनलोड हो जाएँगी, और फिर आपको बस उस पीडीएफ का प्रिंट आउट लेना है, और फिर आप इसे नोटरी के पास ले जाएँगे। बहुत आसान और तेज़, आपको हफ़्तों इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, जबकि स्कूल को इसमें हफ़्तों लग सकते हैं। मेरा यकीन मानिए, मैंने महीनों तक देखा है कि वे बस गड़बड़ कर देते हैं। वे इसे खो देते हैं, वे इसे नहीं करते। आप इस प्रक्रिया में जितना हो सके उतना नियंत्रण रखना चाहते हैं, ठीक है? आप यहाँ अपना नाम प्रिंट करने जा रहे हैं, डिप्लोमा धारक का नाम प्रिंट करें। फिर से, जैसा मैंने कहा, आपको अपना नाम ठीक वैसे ही लिखना है, जैसा आपके डिप्लोमा पर है। यदि आपके डिप्लोमा पर आपका पूरा मध्य नाम या केवल आद्याक्षर है, तो आपको वहाँ वही लिखना होगा। फिर आपको डिप्लोमा धारक के रूप में हस्ताक्षर करने होंगे, और अंत में नोटरी बायलाइन में आपका नाम प्रिंट करेगा। उन्हें आपका नाम प्रिंट करना होगा। फिर से, नोटरी वहाँ अपना नाम नहीं लिखता, वे हर समय ऐसा करेंगे। नोटरी आपसे यहाँ हस्ताक्षर नहीं करवाता, वे वहाँ आपका नाम प्रिंट करते हैं, और फिर वे वहीं हस्ताक्षर करते हैं, ठीक है? तो फिर से अपने कॉलेज डिप्लोमा की प्रति पर आप या तो ये सब शब्दावली और नोटरी के हस्ताक्षर और मुहर अपनी प्रति के पीछे की तरफ लगा सकते हैं। आप अपनी प्रति रख सकते हैं, और दूसरा पृष्ठ भी, जो यह पीडीएफ है। आपके पास 1 या 2 पृष्ठ हो सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बस यही सटीक शब्दावली होनी चाहिए। आपको इस पर हस्ताक्षर करने होंगे। नोटरी के हस्ताक्षर और मुहर करवा लें। बस कॉलेज डिप्लोमा की कॉपी लें, उसे पलटें, और आप इसे इसके पीछे की तरफ कर सकते हैं। या आप बस नया दूसरा पेज प्रिंट कर पेपर क्लिप से डिप्लोमा की कॉपी के साथ जोड़ डीडीएच दें। फ़र्क नहीं पड़ डीडीएच था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को फ़र्क नहीं पड़ता, बस सही नोटरी और हस्ताक्षर होने चाहिए। आप झूम के ज़रिए टेक्सास ई-नोटरी का उपयोग कर सकते हैं, जिसे ऑनलाइन, वर्चुअल या रिमोट नोटरी भी कहते हैं, भले ही आप टेक्सास या अमेरिका में ना हों। आप ई साइन और नोटरीकृत दस्तावेज हमसे संपर्क करें, पेज के जरिए अपलोड करके हमें भेज सकते हैं। आपको हमें कुछ भी भेजने की ज़रूरत नहीं है। इस पेज से आप हमसे 3 तरीकों से संपर्क कर सकते हैं। आप यहाँ या नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके हमारे टेक्सास अपोस्टल ऑन ऑर्डर फॉर्म पेज पर जाकर उसे आसानी से देख सकते हैं। आपको ऑनलाइन टेक्सास अपोस्टल ऑन ऑर्डर फॉर्म को पूरी तरह भरकर प्रिंट करना होगा, फिर उसे प्रीपेड रिटर्न फेडेक्स या यूपीएस शिपिंग लेबल के साथ हमें डाक द्वारा या मेल करना होगा। इससे हम आपके सभी दस्तावेज़ों को आपको या दुनिया में जिसे भी आप चाहें उन्हें सुरक्षित रूप से वापस भेज सकेंगे। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक वर्जन चुनते हैं, तो आप सर्टिफाइड कॉपी एफिडेविट लेंगे और उसे टेक्सास ई-नोटरी को ईमेल करेंगे, और फिर आप उस पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर करेंगे, और नोटरी उसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से नोटरीकृत कर देगा। और इस तरह आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इस करने के लिए आपको शारीरिक रूप से टेक्सास राज्य में होने की ज़रूरत नहीं है।
इस तरह हमारे संपर्क पेज पर 3 पीडीएफ अपलोड करें और मेल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कहीं जाने या यात्रा करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे दुनिया में कहीं से भी उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी इलेक्ट्रॉनिक रूप से नोटरीकृत सर्टिफाइड कॉपी एफिडेविट और कॉलेज डिप्लोमा की फ़ोटोकॉपी एक ही पीडीएफ में अपलोड करनी होगी। दूसरी पीडीएफ प्रीपेड रिटर्न फेडेक्स यूपीएस शिपिंग लेबल है। तीसरी पीडीएफ हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज की एक कॉपी है। तो जब आप हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज पर जाते हैं तो प्रिंट पर क्लिक करके सीधे प्रिंटर से हार्ड कॉपी प्रिंट करने के बजाय इसके बजाय आप कंप्यूटर पर प्रिंटर विकल्पों पर जाते हैं और ड्रॉप डाउन मेनू में सेव एज पीडीएफ विकल्प पर क्लिक करते हैं। फिर जब आप हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज पर प्रिंट करने जाते हैं तो यह उस पेज को पीडीएफ के रूप में सेव कर देगा और फिर आप उस पीडीएफ को लेकर हमारे संपर्क पेज पर अपलोड कर देते हैं और बस इतना ही। बहुत सरल है। और फिर से ऐसा करने के लिए आपके पास एक वैध टेक्सस टेक्सस लेकिन एक वैध आईडी होनी चाहिए जो टेक्सास नोटरी स्वीकार करते हैं। तो 5 वैध आईडी हैं जो स्वीकार्य हैं। तो अगर आपके पास उन 5 वैध आईडी में से एक नहीं है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक नोटरी नहीं कर सकते। आपको ओरिजिनल वाला करना होगा। तो अगर आपके पास एक ओरिजिनल माफ़ कीजिए ओरिजिनल नहीं, अगर आपके पास एक वैध जिसकी अवधि समाप्त नहीं हुई है यूएस, किसी और देश का नहीं हो सकता यूएस, पासपोर्ट है, एक यूपीएस, मिलिट्री आईडी जिस पर फोटो और हस्ताक्षर हों, जो कि आधिकारिक मिलिट्री आईडी होती हैं, एक यूएस ड्राइविंग लाइसेंस, एक यूएस परमानेंट रेजिडेंट कार्ड आईडी और एक यूएस डीओडी कार्ड, मेरा मानना है वे स्वीकार करेंगे और उस पर एक फोटो होनी चाहिए। आपकी फोटो वहां होनी चाहिए और फिर आप उस पर हस्ताक्षर करते हैं। तो टेक्सास के नियम अब भी यही हैं कि इसमें आपकी फोटो होनी चाहिए और आपको अपना नाम वैसे ही साइन करना होगा जैसे आप लाइसेंस या पासपोर्ट पर करते हैं। आपके हस्ताक्षर वहां होने चाहिए। ये उन 5 आईडी में से एक होनी चाहिए जिस पर आपके हस्ताक्षर हों। उसके बिना ये संभव नहीं। इलेक्ट्रॉनिक वर्जन भी नहीं चलेगा क्योंकि टेक्सास में कानूनी नोटरीकरण नहीं हो पाएगा। तो फिर आपको धीमे तरीके से जाना होगा और स्कूल जाकर अधिकारी से हस्ताक्षर करवाने होंगे। अगला चरण 2 है जो शिपिंग निर्देश है। ये चरण 2 है। मैं बताने जा रहा हूं कि आप दस्तावेज कैसे भेजेंगे और हम दस्तावेज आपको वापस कैसे भेजेंगे। तो आने जाने की शिपिंग और आपको शिपिंग लेबल कैसे बनाने हैं और आपको क्या करना है। तो यह इस पर निर्भर करता है कि आप राज्य, संघीय या दूतावास स्तर के दस्तावेजों को अपोस्टिल करवा रहे हैं या तीनों को। यदि आप उदाहरण के लिए किसी गैर हेग देश के लिए जा रहे हैं, तो आपको कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा जिसे दस्तावेज वैधीकरण या सत्यापन प्रक्रिया कहा जाता है। और यदि यह राज्य स्तर का दस्तावेज है, जैसे मान लीजिए वियतनाम या थाईलैंड के लिए जन्म प्रमाण पत्र, तो आपको इसे टेक्सास के राज्य स्तर पर करवाना होगा। फिर यू बॉन्ट एस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट और फिर उस देश के दूतावास से, और वह तीसरा चरण है। तो मैं आपको शिपिंग की जानकारी देने जा रहा हूँ। दस्तावेज़ हम तक पहुँचाने के लिए आम तौर पर 2 तरीके हैं। पहला और सबसे आसान तरीका जिसकी हम 99% लोगों को सलाह देते हैं, वह ये है कि आप ओवरनाइट मेल करेंगे। आप अपने दस्तावेज़ हमारे ऑस्टिन पते पर भेज सकते हैं, जो ऑन ऑर्डर फॉर्म और शिपिंग निर्देशों में है। या यदि आप ऑस्टिन क्षेत्र में रहते हैं, तो आप अपने दस्तावेज़ हमें सौंप सकते हैं। फिर से, इससे प्रक्रिया तेज़ नहीं होती है, जिसके बारे में हम तीसरे चरण में चर्चा करेंगे। मेल करने या सौंपने से प्रक्रिया बिल्कुल भी तेज़ नहीं होती है। ये कोई वॉक इन सेवा नहीं है। आप हमारे कार्यालय में आकर अपोस्टिल लेकर बाहर नहीं निकल सकते। अपोस्टिल केवल टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूएस स्टेट विभाग या उस विदेशी देश के वाणिज्य दूतावास या दूतावास में किए जाते हैं। और हम सभी वैधीकरण अपने डी कार्यालय में डीसी के सभी विदेशी दूतावासों में करते हैं, जहां दुनिया के 99% विदेशी दूतावास स्थित हैं। तो मैं बताने जा रहा हूं कि आपको क्या करना है। तो यदि आप अपने दस्तावेज हमें मेल करने जा रहे हैं, तो कृपया डाकघर का उपयोग न करें। यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विस का उपयोग न करें। वे लगातार दस्तावेज खो देते हैं। वे हर साल किसी कारण से अरबों डॉलर का नुकसान करते हैं। वे अक्षम हैं, वे अविश्वसनीय हैं। उनका उपयोग न करें। अपने दस्तावेज हमें मेल न करें या फिर उन्हें वापस मेल न करवाएं, क्योंकि आमतौर पर उनकी ट्रैकिंग बहुत खराब होती है। हम केवल फेडेक्स का उपयोग करने की सलाह देते हैं। लेकिन यदि आप फेडेक्स या यूपीएस चाहते हैं, या यदि आप यूरोप या दक्षिण अमेरिका या मध्य अमेरिका में हैं, तो मुझे पता है कि उन देशों में डीएचएल काफी लोकप्रिय है। लेकिन फिर से, सबसे विश्वसनीय और जिसकी हम सलाह देते हैं और हम उनके साथ हर दिन शिपिंग करते हैं और हम दसियों हज़ार दस्तावेज़ भेजते हैं और 6 महाद्वीपों पर हमारे ग्राहक हैं, अभी तक अंटार्कटिका नहीं पहुंचा है, वह फेडेक्स है। वे अब तक के सबसे विश्वसनीय हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके दस्तावेज़ सुरक्षित रहें, तो वे सबसे विश्वसनीय हैं, और यदि आप यूएस में इनका उपयोग कर रहे हैं, तो वे अभी तक के सबसे सस्ते विकल्प भी हैं। चलिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हम ऑस्टिन टेक्सास से अपने डी कार्यालय में शिपिंग करते हैं। तो टेक्सास के बीच से लेकर देश के उस पार जितनी दूर आप जा सकते हैं, अटलांटिक महासागर से वाशिंगटन डीसी तक, हमें हमारे डीसी ऑफिस में दस्तावेज दूड़े फेडेक्स से भेजने में $11 यानी 10.90 फाइन पड़ते हैं।
कार्यालय, यदि हम यूपीएस का उपयोग करते हैं उसी समय सीमा में, तो ये $40 से अधिक है। यदि हम डाकघर का उपयोग करते हैं तो ये $20 से अधिक है। ये लगभग $23 है। ये दोगुने से भी ज्यादा है। तो यदि आप दस्तावेजों का उपयोग कर रहे हैं तो फेडेक्स, यूपीएस और डाकघर के उपयोग से कहीं अधिक सस्ता है। यदि आप इसे ओवरनाइट या 2 दिनों के भीतर तेजी से कर रहे हैं तो अधिकांश लोगों को इसका एहसास नहीं होता है। ये केवल तभी होता है जब आप फेडेक्स वन विकल्प का उपयोग करते हैं, और हमारे शिपिंग पेजों पर हमारा वीडियो इसके बारे में विस्तार से बताएगा, और मैं इसे समझाने जा रहा हूं। तो यहाँ वे लिंक दिए गए हैं जिन पर आप क्लिक करेंगे। तो ये एक लंबा वीडियो होगा, एक और 15-20 मिनट का वीडियो। ये आपको कुछ ऐसा समझाएगा जो फेडेक्स या यूपीएस अपनी वेबसाइट पर भी नहीं करते हैं। हमारे पास स्क्रीनशॉट है, और स्क्रीनशॉट के माध्यम से एक वीडियो है कि आप दुनिया में कहीं से भी fedex.com या ups.com पर प्रीपेड रिटर्न शिपिंग लेबल कैसे बना सकते हैं। चाहे आप दुनिया में कहीं भी हों, आप ऑनलाइन प्रीपेड शिपिंग लेबल बनाकर उसे प्रिंट करके हमें मेल कर सकते हैं, या पीडीएफ डाउनलोड करके हमें ईमेल कर सकते हैं। ये केवल एक पीडीएफ है। आप हमें वर्ड डॉक्यूमेंट या गिफ या जेपेग या ऐसा कुछ भी शिपिंग लेबल के रूप में नहीं दे सकते। आपको उस मूल पीडीएफ की आवश्यकता है जो यूपीएस और फेडेक्स दोनों आपको देंगे। जब आप इसे बनाते हैं और यहाँ इन लिंक्स पर क्लिक करते हैं तो वे आपको एक वीडियो दिखाएंगे और स्क्रीनशॉट के माध्यम से समझाएंगे कि आपको इसे अपनी पसंद की किसी भी जगह कैसे करना है। और अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग के लिए आपको वह करना होगा जिसे कस्टम्स इनवॉइस या कस्टम्स डिक्लेरेशन कहते हैं, रसीद कहा जाता है, जो आपको करनी होगी। आप इन पर क्लिक करें, ये फेडेक्स के लिए और ये यूपीएस के लिए। हमारे पास एक तैयार टेम्पलेट है जिसे आपको बस भरना है, फिर अपना नाम और आज की तारीख लिख दें। बस इतना ही, यह आपके लिए तैयार है। देश के आधार पर इसकी सामान्यतः ज़रूरत नहीं होती, पर हम सावधानी के लिए ऐसा करते हैं। अमेरिका से अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग के लिए हम आपको ऐसा करने को कहते हैं, किसी दूसरे देश में। उदाहरण के लिए मेक्सिको को परवाह नहीं है, लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हैं, जबकि फेडेक्स के साथ उन्हें कोई परवाह नहीं है। लेकिन दुनिया के बाकी देशों में कस्टम्स से गुजरते समय सुनिश्चित करें कि आपके पास वह हो। और फिर दूसरी बड़ी बात यह है कि आप हमारा नाम नहीं डाल सकते। शिपिंग लेबल पर मैं अपनी बात दोहराता हूँ, जब हम इसे आपको वापस शिप कर रहे हों, तो आप हमारे नाम, फ़ोन नंबर या पते को अपनी शिपिंग पर कहीं भी नहीं डाल सकते। वो आपको की जाने वाली शिपिंग है। तो हमने आपके दस्तावेज़ को अपोस्टिल कर दिया है, और अब आप चाहते हैं कि वह आपको या किसी लॉ फ़र्म को या किसी अन्य देश को वापस मिले, या किसी मित्र या परिवार या सहकर्मी या किसी कंपनी या सरकारी संस्था को, जहाँ भी आप चाहते हैं कि हम इसे भेजें, आप एक प्रीपेड शिपिंग लेबल बना रहे हैं। आप आयातक हैं और आप ही शिपर हैं। आप इस पर हमारा नाम नहीं रख सकते, क्योंकि यदि ये कस्टम्स से गुज़रता है, तो हमें इसके लिए बिल भेजा जाएगा, और हमें इसके लिए बिल भेजा जाता है, सैकड़ों डॉलर। वह हमारा नहीं है। इसलिए अगर आप उस पर हमारा नाम डालते हैं, तो हम आपके दस्तावेज़ वापस नहीं भेजेंगे। इसे यूएसए में ऊपरी बाएँ कोने में मेल किए जाने वाले लिफ़ाफ़े जैसा समझें। आप रिटर्न सेंडर लिखते हैं, जिसका मतलब है कि अगर पता गलत हो या पोस्ट ऑफ़िस उसे डिलीवर नहीं कर पाता है, तो वो मेल आपको वापस भेज दिया जाएगा। हम यही माँग रहे हैं। आप बस हमारा पता नहीं डाल सकते, आपको कोई भी पता डालना होगा, कोई भी चलेगा। आप अपने मित्र, रिश्तेदार, सहकर्मी या किसी व्यवसाय का नाम डाल सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बस हमारी जानकारी वहाँ नहीं डाल सकते। फिर से, आप बस अपना डाल सकते हैं। लोग यही करते हैं। अपना पता टू और फ्रॉम दोनों जगह डाल सकते हैं। मान लीजिए आप इसे यूरोप वापस भेजना चाहते हैं, जैसे अमेरिका में किसी मित्र या परिवार के सदस्य को, उनका पता डालिए। फिर से, ये तभी होता है जब आपका दस्तावेज़ वापस कर दिया जाता है। वापसी के लिए उन्हें एक पते की ज़रूरत पड़ती है, या सीमा शुल्क भुगतान के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है। वैसे इससे वास्तव में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बस हमारा पता नहीं डाल सकते। ये बहुत सरल है। इन दोनों में से इस पर क्लिक करने से ये तरीका बताएगा। जब आप फेडेक्स या यूपीएस पर ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, तो वे पूछेंगे कि इसे कहाँ से भेजा जा रहा है। जहाँ आप बस हमारा पता या फ़ोन नंबर नहीं डाल सकते। ये बहुत आसान है और लोग रोज़ करते हैं। लोग कहते हैं ये नहीं हो सकता, लेकिन आप कर सकते हैं। बस हमारे निर्देश फ़ॉलो करें, ऑनलाइन लें। इसे करने के लिए फेडेक्स या यूपीएस स्टोर में न जाएँ, क्योंकि कई बार उन लोगों को पता नहीं होता कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। आप शुरू इसे बस ऑनलाइन कर सकते हैं। हम इसे हर दिन दुनिया के हर देश से करवाते हैं। आप हमारे पते का उपयोग किए बिना ऑनलाइन लेबल बना सकते हैं, क्योंकि फिर से आप ऑनलाइन लेबल बना रहे हैं और आप इसके लिए भुगतान कर रहे हैं। हम नहीं, हम बस इसे आपके लिए फेडेक्स या यूपीएस या डीएचएल पर छोड़ रहे हैं। तो आप हमारा पता नहीं डाल सकते, क्योंकि तब हम तकनीकी रूप से फेडेक्स या यूपीएस या डीएचएल की नज़र में आयातक बन जाते हैं। हम शिप करने वाले हैं। क्या आप देख रहे हैं? सारी ज़िम्मेदारी, कानूनी ज़िम्मेदारी हमारी कंपनी पर आती है, और हम ऐसा नहीं चाहते। हमारी कानूनी नीति, हमारी कंपनी की नीति, हम ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए शिपिंग लेबल पर हमारा पता ना डालें। बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इसे 100% शिप नहीं करेंगे। हम इसे वापस शिप नहीं करेंगे। हम आपसे संपर्क कर नया शिपिंग लेबल माँगेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर के लिए हमारा पता और फ़ोन नंबर उस पर न हो। अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट होने पर हम इसे वापस नहीं भेजेंगे।
तो बहुत महत्वपूर्ण है। समय कम होने और दस्तावेज तुरंत चाहिए तो दिनों की देरी हो सकती है आपके द्वारा हमें नया लेबल देने और हमारे आपसे संपर्क करने में। तो कृपया इन निर्देशों का पालन करें और प्रीपेड शिपिंग लेबल पर अपना हमारा नाम या पता या फ़ोन नंबर ना डालें। तो हाँ, शिपिंग पर मूल रूप से यही है। ये फिर से बहुत सरल है। आप बस हमें दें, फिर से यदि आप हमें दस्तावेज़ देने जा रहे हैं, इसके अलावा आप हमें एक प्रीपेड शिपिंग लेबल दे सकते हैं और हम उन्हें आपको वापस शिप कर देंगे। आप मिलते नहीं, हमें मेल नहीं करते, बस यहाँ छोड़ देते हैं और चाहते हैं कि वे वापस मेल किए जाएँ। बहुत से लोग ऐसा करते हैं। ऑनलाइन जाकर शिपिंग लेबल बनाएँ, ऑस्टिन सेंटर आकर दस्तावेज़ छोड़ दें, जैसा कि चरण 3 में बताया गया है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा इसे जारी करने में लगने वाले समय के अनुसार आपको ये मिल जाएँगे। चाहे वह संघीय सरकार हो या दूतावास, फिर हम इसे सीधे आपको वापस शिप कर देंगे। तो बस इतना ही। धन्यवाद। ये चरण 3 है। मैं अभी हमारे पास मौजूद कीमतों के बारे में बताने जा रहा हूँ और यदि आप हमें दस्तावेज़ देने जा रहे हैं और हमारा टर्न अराउंड समय जो आज 30 नवंबर 2025 तक है, तो कैसे यदि आप हमें दस्तावेज़ देने जा रहे हैं, तो आपको जो करना होगा वह ये है कि आपको हमारे ऑन ऑर्डर फॉर्म को प्रिंट करना होगा जो आप ऑनलाइन करते हैं। जिस पर आप यहाँ नीचे क्लिक करने जा रहे हैं, ठीक यहाँ। इस पर क्लिक करने से आप हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज पे जाएँगे और यही वह है जिसे आप ऑनलाइन भरेंगे और फिर उसे प्रिंट करेंगे। और वहाँ एक और वीडियो है जो बताएगा कि ऑर्डर फॉर्म और वो सब कैसे भरना है। तो यदि आप एक बार फिर से यदि आप अपने दस्तावेज़ हमें मेल करने जा रहे हैं, जो कि अधिकांश लोग करते हैं, आप हमारा ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करें और फिर उसे अपने दस्तावेज़ों के साथ भेजें, जैसा कि हमने दूसरे चरण में बताया है। आप इसे हमें भेजें। यदि आप अपने दस्तावेज़ हमें व्यक्तिगत रूप से देने आ रहे हैं, जिससे प्रक्रिया तेज़ नहीं होती है और मैं इस बारे में विस्तार से बताऊँगा। यदि आप इसे हमारे ऑस्टिन कार्यालय में छोड़ने जा रहे हैं, जो कि एकमात्र स्थान है, ह्यूस्टन नहीं, डलास नहीं, केवल हमारा ऑस्टिन कार्यालय, तो आप वहाँ अपने दस्तावेज़ दे सकते हैं। तो यदि आप ऑस्टिन क्षेत्र में रहते हैं, तो आपको हमारा ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करना होगा और फिर उसे अपने दस्तावेज़ों के साथ लाना होगा। और अब मैं हमारे कट ऑफ समय के बारे में बताने जा रहा हूँ। उसी दिन की सेवा के लिए हम आपके कानूनी दस्तावेज टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास फाइल करेंगे यदि वे हमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम तक मिल जाएं। इसमें संघीय या राज्य की छुट्टियों को छोड़कर जब भी कार्यालय खुला हो, वे आपकी फाइलिंग स्वीकार करते हैं। हालांकि वे छुट्टियों के अलावा भी बंद हो सकते हैं, जैसे इस साल 4 जुलाई के बाद वाले सोमवार को वे बंद थे। वह कोई संघीय अवकाश नहीं था और वे इस सप्ताह भी बंद थे। थैंक्सगिविंग से ठीक पहले वाले बुधवार के दिन, और वह भी कोई संघीय अवकाश नहीं था, या फिर ब्लैक फ्राइडे, वे तब भी हमेशा बंद रहते हैं। वह कोई संघीय अवकाश नहीं है, लेकिन फिर भी वे बंद हैं। वे इस हफ्ते 3 दिन बंद हैं और क्रिसमस पर भी 3 दिन बंद रहेंगे, इसकी घोषणा हो चुकी है। क्रिसमस ईव से एक दिन पहले। क्रिसमस ईव संघीय अवकाश नहीं है, इसलिए जब वे बंद होंगे हम आपके दस्तावेज फाइल नहीं कर पाएंगे। बस ये जान लें कि टर्न अराउंड समय से अवगत रहें। कोई भी कंपनी आपके दस्तावेज फाइल नहीं कर सकती जब तक कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का दफ्तर खुला ना हो। मैं स्पष्ट कर दूं कि यदि हमें आपके दस्तावेज कामकाजी दिनों में सोमवार से शुक्रवार सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम दोपहर 12 बजे तक मिल जाते हैं, तो हम गारंटी देते हैं। यदि हमें वे 12 बजे तक मिल जाते हैं, तो हम उन्हें टेक्सास राज्य के पास फाइल कर देंगे। फिर उनके टर्न अराउंड समय के आधार पर वे बदलते रहते हैं। हम इसे नियंत्रित नहीं करते हैं। कोई भी कंपनी या व्यक्ति ये नियंत्रित नहीं करता कि वे उन्हें कितनी जल्दी वापस करेंगे। अभी के अनुसार, और हम इसे हर महीने बदलते हैं, जैसे अभी कुछ ही घंटों में ये दिसंबर 2025 में बदल जाएगा। तो यदि आप भविष्य में ये वीडियो देख रहे हैं 2026 या 2027 में, तो इस वीडियो में जो देख रहे हैं उसे भूल जाइए। इस पृष्ठ पर यहाँ जो कुछ भी लिखा है वही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए वर्तमान टर्न अराउंड समय होगा, और मैं अपने उदाहरणों में इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो अभी के अनुसार नवंबर 2025 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दस्तावेजों पर अपोस्टिल जारी करने में 0 से 2 कार्य दिवस लगते हैं, और मैं समझाऊंगा कि 0 दिनों का क्या अर्थ है। ठीक है, तो हम यहाँ कुछ स्थितियां दे रहे हैं। तो यदि हमें आपके कागजात डाक द्वारा या सेंट्रल टाइम के अनुसार दोपहर तक मिल जाते हैं, तो हम आपके दस्तावेज फाइल कर देंगे। फिर यह संभव है, हालांकि निश्चित नहीं, कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उसी दिन आपका अपोस्टिल जारी कर दे। तो उसी दिन का मतलब 0 है, यानी हमें आपका दस्तावेज उस दिन दोपहर तक या उससे पहले मिल जाएगा। हम इसे उसी दिन फाइल करेंगे और वे इसे उसी दिन जारी कर सकते हैं, और हम आपको उसी दिन वापस डाक से भेज देंगे। ये 0 दिन है। या हमारे फाइल करने के बाद उन्हें 2 कार्य दिवस तक का समय लग सकता है, ताकि वे इसे आपको जारी कर सकें। ठीक है, तो मैं यहाँ हमारे उदाहरणों को समझाने जा रहा हूँ। तो पहली स्थिति, हमें आपके दस्तावेज सोमवार को दोपहर के सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम कट ऑफ समय से पहले या उस समय तक मिल जाते हैं, और फिर हम उसे उसी दिन फाइल कर देते हैं।
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या तो उसी दिन आपके दस्तावेजों पर अपोस्टिल जारी कर देंगे, यानी शून्य दिन। वे इसे अगले कार्य दिवस पर कर सकते हैं, जो 1 दिन है या 2 कार्य दिवसों में। तो सबसे खराब स्थिति में आपको ये मिल जाएगा और बुधवार को आपको वापस मेल कर दिया जाएगा। तो ये आपकी, अगर हमें आपका दस्तावेज़ 12 बजे तक मिल जाता है, तो ये सबसे अच्छी स्थिति है, ठीक है। दूसरा उदाहरण ये है कि अगर हमें आपका दस्तावेज़ सेंट्रल टाइम के दोपहर के बाद मिलता है, तो अगर आप इसे हमें मेल करते हैं और हमें यह दोपहर 2-3 बजे यूपीएस, फेडेक्स या डीएचएल से मिलता है, या आप इसे हमारे ऑफ़िस में 2, 3, 4 या 4:55 पर छोड़ते हैं, हमारे पास 5 बजने से ठीक पहले लोग आते हैं, तो हम इसे केवल अगले कार्य दिवस पर ही फ़ाइल कर पाएँगे। फिर वे इसे उसी दिन जारी कर सकते हैं जो शून्य दिन है। वे शायद इसे अगले कार्य दिवस या 2 दिनों में जारी करें, तो सबसे खराब स्थिति में हम इसे गुरुवार को आपको वापस मेल कर सकते हैं। तो दोनों स्थितियों में अगर हमें आपका दस्तावेज़ सोमवार को कभी भी मिलता है, चाहे सुबह हो या शाम, तो ये बुधवार या गुरुवार तक तैयार होगा। बिना किसी बड़ी अनहोनी या रुकावट के सोमवार को भेजने पर यह निश्चित रूप से अधिकतम गुरुवार तक आपको वापस मेल कर दिया जाएगा। सबसे अच्छी स्थिति में ये आपको सोमवार के दिन ही वापस मेल किया जा सकता है। तो बस इसे समझाने के लिए, और मैं इस पर पर्याप्त जोर नहीं दे सकता, अगर आप ऑस्टिन में हमारे मुख्य कार्यालय की यात्रा कर रहे हैं, तो दस्तावेज़ खुद छोड़ना प्रक्रिया तेज़ नहीं करता। चाहे हमें वे ड्रॉप ऑफ से मिलें या मेल से, दोपहर से पहले या बाद में, काम पूरा होने का समय वही रहेगा। कई लोग वेबसाइट पढ़े बिना आ जाते हैं और ये सोचते हैं कि काम उसी दिन हो जाएगा, और ये संभव नहीं है क्योंकि ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, ये उन पर निर्भर है। वे देखेंगे कि वे इसे उसी दिन, अगले दिन या 2 दिन में जारी करेंगे। कृपया, जब तक आप ऑस्टिन क्षेत्र में नहीं रहते, ये प्रक्रिया को तेज़ नहीं करता है। बस अपने दस्तावेज़ हमें ओवरनाइट भेजें, जैसा कि हम चरण 2 में बताते हैं कि इसे कैसे करना है, ठीक है? और फिर ये कीमतें आज की तारीख तक हैं। ये अगले साल 2026, 27 या 28 में बदल सकते हैं, जब भी आप यह वीडियो देख रहे हों। लेकिन वीडियो की बातों के बजाय यहाँ जो लिखा है, उस पर ध्यान दें। यहाँ इस समय जो कुछ भी लिखा है, वही वर्तमान मूल्य निर्धारण है। तो पहले दस्तावेज़ के लिए, अगर आपको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में एक दस्तावेज़ एपोस्टिल कराना है, तो ये $95 है। और इसमें सभी फाइलिंग शुल्क शामिल हैं। तो आप हमें चेक या मनी ऑर्डर, कैशियर चेक नहीं लिखते हैं। आप हमें राज्य फाइलिंग शुल्क के लिए पैसे नहीं भेजते हैं, और आप कागजी कार्रवाई नहीं करते हैं। आप हमें राज्य का फॉर्म नहीं भेजते हैं। हमारे अपने फॉर्म हैं और हम फाइलिंग शुल्क का भुगतान करते हैं। ये सिर्फ $25 है, कोई टैक्स नहीं। ये सिर्फ $95 फ्लैट है, बस इतना ही आपको देना है। और फिर अगर ये 1 से अधिक है, तो छूट दी जाती है। ये चार्ट देखिए, 1 दस्तावेज के लिए 95 है। अगर 2 दस्तावेज एपोस्टिल कराने हैं, यानी 170, 3 के लिए 245 और इसी तरह आगे भी, ये वर्तमान मूल्य निर्धारण है। इसके अलावा हर अतिरिक्त डॉक्यूमेंट के $75 लगेंगे। तैयार होने पर बस इस बटन पर क्लिक करें और ये आपको टेक्सास एपोस्टिल के ऑर्डर फॉर्म पेज पर ले जाएगा। ये सिर्फ टेक्सास के लिए है। नहीं, ये संघीय या कॉर्पोरेट मूल्य निर्धारण के लिए नहीं है। कॉर्पोरेट दस्तावेजों के एपोस्टिल के लिए टेक्सास कॉर्पोरेट मूल्य निर्धारण या दूतावास शुल्क के लिए, ये खास तौर पर सिर्फ टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और टेक्सास के दस्तावेजों के लिए है। यानी वे दस्तावेज जो टेक्सास नोटरी द्वारा प्रमाणित हैं या टेक्सास की किसी संस्था द्वारा जारी किए गए हैं, जैसे शहर, राज्य, काउंटी या राज्य सरकार, जैसे टेक्सास जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह लाइसेंस, तलाक की डिक्री, आपराधिक रिकॉर्ड जांच, ड्राइविंग लाइसेंस, पावर ऑफ अटॉर्नी, ऐसी चीजें। तो ये तीसरा चरण है। शुक्रिया।